अब हम पढ़ेंगे 11वीं बायोलॉजी के अंतर्गत न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात पोषण एवं पाचन तंत्र। इसके अंतर्गत आज हम लोग पोषण से संबंधित न्यूट्रिशन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग 5 ऑब्जेक्टिव वीडियो का अध्ययन कर चुके हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग लगभग 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें से कहना चाहिए 6 क्रमांक का वीडियो है। उसके बाद एक और बनेगा। टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आधारित 7 वीडियो बनेंगे, जिसमें लगभग 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। इससे पहले हम लोग कहना चाहिए न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत थ्योरिकल अध्ययन पहले ही कर लिए हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर आज हम शुरू करते हैं न्यूट्रिशन से संबंधित क्वेश्चन को। ठीक है, तो कहना चाहिए पहला क्वेश्चन है, यदि एक वर्ष से कम आयु वाले शिशुओं को स्तनपान के स्थान पर कम प्रोटीन या कम कैलोरी के अल्प पोषण वाले आहार दिए जाएं तो उनमें कौन सा रोग होने की संभावना है। यदि 1 वर्ष से कम आयु वाले हैं, ठीक है, 1 वर्ष से कम आयु वाले जो चाइल्ड है, जो शिशु है, उनमें स्तनपान के स्थान पर कम प्रोटीन या फिर कम कैलोरी के अल्प पोषण वाले आहार दिए जाएं तो उसमें कौन सी रोग होने की संभावना है। तो उत्तर यहाँ पर क्या है, मैरेस्मस। इसको मरास्मस भी कहा जाता है और इसको मैरेस्मस भी कहा जाता है। ये जो कहने की जो क्या क्वाशियोरकर होता है, ये जो क्वाशियोरकर होता है, ये भी कहना चाहिए प्रोटीन की कमी के ही कारण होती है। ठीक है, लेकिन इसमें कहना चाहिए 1 वर्ष से कम आयु वाले चाइल्ड कहना इसमें उचित नहीं है। इसमें कहना चाहिए 10, 15, 20 साल के कहना चाहिए युवा भी आ सकते हैं, लेकिन उनके शरीर में कहना चाहिए प्रोटीन की मान लो कमी है, तब उनको कहना चाहिए क्वाशियोरकर कहा जाता है। क्लियर। तो अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगली क्वेश्चन है, ग्लूकोज और अमीनो अम्लों का आंत में अवशोषण किसके द्वारा होता है। यहाँ पर क्वेश्चन है, ग्लूकोज और अमीनो अम्ल का आंत में अवशोषण किसके द्वारा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहना चाहिए उत्तर क्या है, सक्रिय परिवहन। उत्तर क्या है यहाँ पर, सक्रिय परिवहन। परिवहन 2 प्रकार की होती है, एक होती है एक्टिव और एक होती है पैसिव, या फिर एक होता है सक्रिय और एक होता है निष्क्रिय। जिस अवशोषण में कहना चाहिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, जिस अवशोषण में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसको क्या कहा जाता है, सक्रिय अवशोषण कहा जाता है। क्लियर। अगली क्वेश्चन है, दुग्ध प्रोटीन है तो दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन के नाम क्या होते हैं, केसीन होते हैं। क्या होते हैं, केसीन होते हैं। क्लियर। अगली क्वेश्चन है, असंतृप्त वसी अम्लों में पाए जाते हैं, असंतृप्त फैटी एसिड में पाए जाते हैं, तो इनका उत्तर होता है 1 या 1 से अधिक द्विबंध, 1 या 1 से अधिक डबल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर कहना चाहिए आंसर क्या है, डी। मतलब जो फैटी एसिड होते हैं असंतृप्त होते हैं, संतृप्त नहीं, असंतृप्त, उसमें 1 या 1 से अधिक क्या पाए जाते हैं, डबल बॉन्ड सब पाए जाते हैं। लेकिन जो संतृप्त फैटी एसिड होते हैं, जो कहना चाहिए सेचुरेटेड कहना चाहिए फैटी एसिड होती है, उनमें कहना चाहिए केवल एक स्थानों पर ही क्या पाई जाती है, डबल बॉन्ड्स पाई जाती है। और असंतृप्त वसी अम्लों में 1 या 2 से अधिक स्थानों में क्या पाई जाती है, डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं। क्लियर। अगली क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सेट पॉलीसेकेराइड का है। यह पॉलीसेकेराइड वास्तव में क्या होता है, पॉलीसेकेराइड कहना चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स का बड़ा अणु होता है। आप लोगों को मैं थ्योरिकल वीडियो में बताया था, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये कहना चाहिए 3 प्रकारों में विभाजित करके इसका अध्ययन किया जाता है। पहला क्या होता है, मोनोसेकेराइड। सेकंड क्या होता है,
डाइसेकेराइड, और थर्ड क्या होता है, पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड के उदाहरण क्या होते हैं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज। मोनोसेकेराइड के अंतर्गत याद रख लेंगे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और क्या होते हैं, गैलेक्टोज। डाइसेकेराइड के अंतर्गत उदाहरण क्या होते हैं, सुक्रोज, माल्टोज और लेक्टोज। सुक्रोज, माल्टोज, लेक्टोज। मोनोसेकेराइड के अंतर्गत ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज। और जो पॉलीसेकेराइड होते हैं इसके अंतर्गत कहने चाहिए उदाहरण क्या होते हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज। तो उत्तर क्या है यहाँ पर, बी है। स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज पौधों में कहना चाहिए कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में पाए जाते हैं, जबकि जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में पाए जाते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में पाए जाते हैं। ये सेल्यूलोज कहना चाहिए, यह भी पॉलीसेकेराइड है, पौधों की पत्तियों में पाई जाती है। क्लियर। पॉलीसेकेराइड का अन्य उदाहरण भी होते हैं जैसे कि इनुलिन, पेक्टिन, अगर ये सब कहना चाहिए पॉलीसेकेराइड के क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। एक होते हैं हिपेरिन, ये कहना चाहिए रक्त में पाई जाती है और शरीर के अंदर रक्त के थक्का को कहना चाहिए जमने से क्या कर देती है, ये रोक देती है। क्लियर। अगली क्वेश्चन है, लैक्टोज निर्मित होते हैं। तो इसको आप लोगों को ध्यान से मैं देखने के लिए पहले भी बताया था, जब कहने चाहिए आप लोग को मैं बता रहा था सुक्रोज, माल्टोज, लेक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लेक्टोज। ठीक है, इन तीनों में आप लोग क्लियर करके रखेंगे। जैसे कि उदाहरण है, ये हो गया सुक्रोज और ये हो गया माल्टोज और ये हो गया लेक्टोज। ठीक है, तो ये जो कहना चाहिए सुक्रोज, माल्टोज, लेक्टोज। ठीक है, ये जो माल्टोज होती है ये वास्तव में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मतलब 2 ग्लूकोज से मिलकर बनते हैं। और जो सुक्रोज होते हैं, और ये कहना चाहिए जो सुक्रोज होते हैं, ये सुक्रोज कहना चाहिए ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर बनते हैं। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर बनते हैं। क्लियर। और उसके बाद कहना चाहिए जो लास्ट में होते हैं मतलब लेक्टोज होते हैं, ये कहना चाहिए ग्लूकोज और प्लस गैलेक्टोज, इनसे कहना चाहिए मिलकर बने होते हैं। क्लियर। ये जो सुक्रोज होते हैं ये बने होते हैं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से, और जो माल्टोज होते हैं ये 2 ग्लूकोज से मिलकर बने होते हैं। क्लियर। इसमें कहना चाहिए हम लोग भी कई बार इसमें कंफ्यूज होते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कहना चाहिए सुक्रोज, माल्टोज, लेक्टोज। तो जो कहना चाहिए जो माल्टोज होते हैं उसको याद रख लेंगे 2 ग्लूकोज से मिलकर बने होते हैं, और जो सुक्रोज होते हैं वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर बने होते हैं। लेकिन जो लेक्टोज होते हैं ये लेक्टोज कहना चाहिए ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बने होते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर कहना चाहिए उत्तर क्या हो जाएगा, इनको ध्यान से देखिए, तो यह हो जाएगा सी, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज मतलब ये लेक्टोज है। अंत में कहना चाहिए छोटी आंत की लास्ट पार्ट में मतलब इलियम में जब डाइजेशन होता है लेक्टोज का, लेक्टेस नामक एंजाइम की सहायता से, तब ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। क्लियर। अगली क्वेश्चन है, प्रोटीन का अजलीय बंध क्या कहलाता है। तो यहाँ पर कहना चाहिए प्रोटीन का अजलीय बॉन्ड क्या कहलाता है, पेप्टाइड कहलाता है। क्या कहलाता है, पेप्टाइड कहलाता है। क्लियर। अगली क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट कार्य करता है। तो कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से क्या कार्य करता है, तो हमारे शरीर में कहना चाहिए ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करता है। हमारे शरीर में जो अधिकांश ऊर्जा होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से ही मिलते हैं, क्योंकि कहना चाहिए हमारे शरीर में या फिर हमारा जो फूड मटेरियल होता है सबसे अधिक क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ही होता है। क्लियर। अगली क्वेश्चन है,
अगली क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में संश्लेषण नहीं होने वाले अमीनो अम्ल को क्या कहते हैं? शरीर में संश्लेषण नहीं होने वाले अमीनो अम्ल को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर क्या है? आवश्यक, इसेंशियल, मतलब आवश्यक अमीनो एसिड। देखिए, जो प्रोटीन होते हैं 20-22 अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो मान लो कहना चाहिए 10 या 11 आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं और 10 या 11 क्या होते हैं? अनावश्यक अमीनो एसिड होते हैं। तो जो आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं वो कहना चाहिए उनका निर्माण हमारा शरीर नहीं कर सकता है। जो आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं उनको हम लोग किससे प्राप्त करते हैं? भोजन से प्राप्त करते हैं, ठीक है जी। एक हो गया आवश्यक अमीनो एसिड और एक हो गया अनावश्यक अमीनो एसिड, ठीक है। ये दोनों को कहना चाहिए प्रोटीन ही है, एक है आवश्यक अमीनो एसिड और एक है अनावश्यक अमीनो एसिड। जो आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं उसका निर्माण हमारा शरीर नहीं कर पाता है। इसको हम लोग किससे प्राप्त करते हैं? फूड मटेरियल से प्राप्त करते हैं। और जो अनावश्यक अमीनो एसिड होते हैं उनका कहना चाहिए हमारे शरीर में ही कहना चाहिए क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस होता है। राइबोसोम की सहायता से प्रोटीन का क्या होता है? निर्माण होता है। उसमें अमीनो एसिड का ही क्या होता है? निर्माण होता है। क्लियर? तो यहाँ पर कहना चाहिए क्वेश्चन क्या है? शरीर में संश्लेषण नहीं होने वाले अमीनो अम्ल को हम लोग क्या बोलेंगे? आवश्यक अमीनो एसिड कहेंगे। और इसको हम लोग कहना चाहिए भोजन से प्राप्त करेंगे। क्लियर? सेकंड, आवश्यक अनावश्यक अमीनो अम्ल है, मतलब आपको उदाहरण बताना है इनमें से कौन आवश्यक है और कौन अनावश्यक है, ठीक है। इसमें कहना चाहिए आवश्यक और अनावश्यक दोनों में कहना चाहिए 11-11 अमीनो एसिड आते हैं, क्योंकि जो प्रोटीन का जो एक अणु होता है वो लगभग कहना चाहिए 21 या 22 अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। तो 11 अमीनो एसिड क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं और 11 क्या होते हैं? अनावश्यक होते हैं। तो कहना चाहिए आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। एक टेबल बनाकर याद करना पड़ेगा कि कौन सी अमीनो एसिड आवश्यक होते हैं और कौन सा अमीनो एसिड अनावश्यक होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर कहना चाहिए उत्तर क्या आ जाएगा? सी, मतलब जो वेलिन होते हैं ये कहना चाहिए आवश्यक होते हैं और ये जो टायरोसिन होते हैं वो क्या होते हैं? अनावश्यक होते हैं। क्लियर? अगली क्वेश्चन है, जंतु शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला खनिज पदार्थ है, मतलब हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले खनिज पदार्थ या फिर मिनरल्स का नाम आपको बताना है। क्लियर? तो ये जो आयरन है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये सब पाए जाते हैं, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में कौन सा मिनरल्स पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर क्या है? कैल्शियम। इसका उत्तर क्या है? कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम कहना चाहिए मेजर एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है जी। हमारे शरीर में और पौधों के शरीर में जो कहना चाहिए मिनरल्स होते हैं उसको जनरली तौर पर दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक होता है मेजर एलिमेंट्स और एक होता है माइनर। मेजर एलिमेंट्स मतलब जो हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है, उसको मैक्रो एलिमेंट्स है, और जो कम मात्रा में पाई जाती है उसको माइनर या फिर कहना चाहिए माइक्रो एलिमेंट्स भी कहा जाता है। क्लियर? तो जैसे कि कहना चाहिए प्रचुर मात्रा में, इसका अर्थ होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में कहना चाहिए, देखते हैं CHONP, कैल्शियम, पोटेशियम, ठीक है। ये सब कहना चाहिए क्या होते हैं ये सब, हालांकि ये इनकी कम आवश्यकता होती है कैल्शियम की अपेक्षा। मुख्य रूप से हमारे शरीर में इतनी आवश्यकता होती है CHONP। ये कहना चाहिए मेजर एलिमेंट्स होते हैं, मैक्रो एलिमेंट्स होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर कहना चाहिए CHONP ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद है कैल्शियम। ये कैल्शियम कहना चाहिए हमारे शरीर में बोन और टीथ का निर्माण करने में क्या होते हैं? मुख्य ये जिम्मेदार होते हैं। इसी प्रकार से कहना चाहिए कुछ माइक्रो एलिमेंट्स भी होते हैं, उसके अंतर्गत कहना चाहिए जैसे कि जो कोबाल्ट होते हैं, जिंक होते हैं, कॉपर होते हैं, बोरान होते हैं, मोलिब्डेनम होते हैं,
ठीक है, ये सब कहना चाहिए माइनर या फिर माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर उत्तर क्या है, वेलिन एंड टायरोसिन, वेलिन एंड टायरोसिन। क्लियर। ये उत्तर है जंतु शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले मिनरल्स। ये हो गया कैल्शियम। वेलिन एंड टायरोसिन कहना चाहिए एक आवश्यक है और ये क्या है, अनावश्यक है। क्लियर। इटाई बीमारी का क्या कारण है, इटाई बीमारी का क्या कारण है, इसको कहना चाहिए, मैं 12वीं में जो एक इन्वायरमेंटल इशू पर्यावरणीय मुद्दे एक चैप्टर है वहाँ पर इसको कहना चाहिए, शब्द कई बार आते हैं। ये रोग कहना चाहिए ज़्यादा मात्रा में वैसे नहीं पाई जाती है, लेकिन एक बार कहना चाहिए जापान नामक एक देश में ये हुआ था। ठीक है जी। तो इटाई बीमारी का क्या कारण है, तो इसका कारण क्या है, कैडमियम। क्या है, कैडमियम एक कहना चाहिए तत्व है। ठीक है। इसी प्रकार से कहना चाहिए अगला रोग, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग विटामिन की कमी से नहीं होता है। आपको यहाँ पर बताना है, एक ऐसा रोग बताना है जो कहना चाहिए विटामिन की कमी से नहीं होता है। क्लियर। तो यहाँ पर कहना चाहिए उत्तर क्या है, बी, ग्वाइटर रोग। इसको घेंघा रोग भी कहा जाता है। ये किसके कारण होते हैं, आयोडीन की कमी के कारण। आयोडीन कहना चाहिए जिनका परमाणु क्रमांक 53 होता है। ये कहना चाहिए सामान्य नमक जो सोडियम क्लोराइड होते हैं उसमें ये आयोडीन पाए जाते हैं। तो पहले क्या होता था, आज से लगभग 20, 25, 30 साल पहले जो नमक मिलते थे वो लोकल नमक को हम लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते थे, तो उनमें कहना चाहिए आयोडीन की क्या हो जाती थी, कमी हो जाती थी। तो आयोडीन की कमी को पूर्ति करने के लिए हमारे जो नेक में, गर्दन में जो थायराइड ग्लैंड सब पाए जाते हैं, ये थायराइड ग्लैंड से कहना चाहिए थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का सेक्रेशन करते हैं, T3 और T4 दोनों का। तो उसमें कहना चाहिए आयोडीन पाई जाती है। ठीक है। तो कहना चाहिए यदि भोजन में या नमक में आयोडीन की कमी हो जाती है तो उनकी कमी को पूर्ति करने के लिए हमारा जो थायराइड ग्लैंड होती है जो गर्दन में पाई जाती है वो थायरॉक्सिन हार्मोन का अधिक से अधिक निर्माण करने लगते हैं। इस क्रिया के कारण जो थायराइड ग्लैंड्स होते हैं उसमें कहना चाहिए सूजन आ जाती है। ठीक है। और सूजन होने के बाद वो आगे चलकर किस में बदल जाती है, वो सामान्य घेंघा रोग या फिर गोइटर रोग में क्या हो जाती है, वो बदल जाती है। लेकिन ये रोग कहना चाहिए आजकल उन्मूलन की ओर है। ये रोग कहना चाहिए आजकल के जो युवा पीढ़ी है उसमें दिखाई नहीं देते हैं। क्लियर। अगली क्वेश्चन है, सही नॉन प्रोटीन अमीनो अम्ल चुनिए। सही नॉन प्रोटीन अमीनो अम्ल चुनिए। तो इसका उत्तर क्या है, डी है। इसका उत्तर क्या है, डी है। ये जो कहना चाहिए गामा अमीनो ब्यूटारिक अम्ल या फिर ब्यूटेरिक अम्ल, गामा अमीनो ब्यूटेरिक अम्ल, ये कहना चाहिए सही नॉन प्रोटीन अमीनो अम्ल है। जैसे कि आप लोग को बताया था मैं, प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सिंपल प्रोटीन, एक होते हैं कंजुगेटेड प्रोटीन और एक होते हैं डिराइवेड या फिर व्युत्पन्न प्रोटीन। तो जो सेकंड प्रोटीन होते हैं कंजुगेटेड प्रोटीन, वो प्रोटेनियस और नॉन प्रोटेनियस से मिलकर बने होते हैं। प्रोटेनियस और नॉन प्रोटेनियस, नॉन प्रोटेनियस को प्रोस्थेटिव ग्रुप कहा जाता है। तो ये उसी का उदाहरण है। जो गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड होते हैं वो नॉन प्रोटीन अमीनो अम्ल होते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, थायमिन मतलब B1। जो विभिन्न प्रकार के जो विटामिन होते हैं उनका कहना चाहिए रासायनिक नाम होते हैं। तो जो B1 होते हैं उनका रासायनिक नाम क्या होता है, थायमिन होता है। क्या होता है, थायमिन। तो B1 की कमी के कारण कौन से रोग होते हैं, तो B1 की कमी के कारण कहना चाहिए बेरी होते हैं। क्लियर। ये तो हमको पहले से पता है, बेरी और पोलीन्यूराइटिस, बेरी और पोलीन्यूराइटिस, लेकिन यहाँ पर दोनों ऑप्शन नहीं हैं। ठीक है। तो यहाँ पर कहना चाहिए इनका उत्तर हो जाएगा वर्निक्स सिंड्रोम। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, वर्निक्स सिंड्रोम। ये वर्निक्स सिंड्रोम क्या है, ये शब्द कहने चाहिए हम पहले बार सुन रहे हैं। क्लियर। तो ये कहना चाहिए जो वर्निक्स सिंड्रोम जनरली तौर पर ये देखा जाता है जो थायमिन होती है B1 की कमी होती है। ठीक है। ये सामान्यतः कहना चाहिए
इसकी कमी उन व्यक्तियों में अधिक होता है जो सामान्य रूप से कहना चाहिए जो शराब पीने के आदी होते हैं। ठीक है जी, जो अत्यधिक शराब पीते हैं उस व्यक्ति में कहना चाहिए विटामिन B1 की क्या हो सकती है, कमी हो सकती है। और B1 की कमी के कारण कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि दिमागी कार्य में कमी, डबल विजन, पेशी संकुचन में कमी। तो इन लक्षणों को ही कहना चाहिए वर्निक्स सिंड्रोम कहा जाता है। मतलब विटामिन B1 की कमी के कारण दिमागी कार्य में कमी, डबल विजन, पेशी संकुचन में कमी, इन लक्षणों को ही क्या कहा जाता है, वर्निक्स सिंड्रोम कहा जाता है। क्लियर। और जनरली तौर पर हम लोग अध्ययन करते हैं विटामिन B1 की कमी के कारण बेरी और पोलीन्यूराइटिस। पुस्तकों में एक और रोग लिखा रहता है कार्डियोवेस्कुलर एट्रोपी, मतलब जो बेरी होती है। ठीक है, इनमें कहना चाहिए कार्डियो भी प्रभावित होती है। कार्डियो मतलब हृदय भी प्रभावित होती है, नर्वस सिस्टम भी प्रभावित होते हैं, जिसके कारण कहा जाता है B1 की कमी कारण पैरालिसिस हो जाने की क्या होती है, संभावना होती है। क्लियर। अगली क्वेश्चन है निम्न में से कौन सूर्य की किरणों की सहायता से विटामिन D का संश्लेषण करता है। ठीक है, तो जनरली तौर पर कहना चाहिए यहाँ पर है निम्न में से कौन सूर्य की किरणों की सहायता से विटामिन D का संश्लेषण करता है। तो सामान्य उत्तर क्या है इसका, त्वचा। सामान्य उत्तर क्या है इसका, त्वचा। क्योंकि जो हमारी त्वचा होती है उसमें कहना चाहिए अर्गोस्ट्राल पाई जाती है। जैसे ही कहना चाहिए सूर्य की किरणें इस पर पड़ती है वो विटामिन D में क्या हो सकती है, बदल सकती है। क्लियर। अगली क्वेश्चन है जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन आप लोग याद रख लेंगे विटामिन B कॉम्प्लेक्स और विटामिन C। विटामिन B के अंतर्गत सभी विटामिन B1, B2, B3, B4, 5, 6, 7, 9, 12 सभी इसको कहना चाहिए B कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। और विटामिन C, इसके बाद विटामिन A, D, E, K। ठीक है जी, जैसे कि घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन, इसके अंतर्गत विटामिन A, D, E और K। और जो कहना चाहिए जो जल में घुलनशील विटामिन होती है उसमें कहना चाहिए आपका टोटल कहना चाहिए B कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, टोटल कहना चाहिए B कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। और कहना चाहिए जो विटामिन C होते हैं ये सब कहना चाहिए क्या होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। क्लियर। अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगली क्वेश्चन है जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो यही क्वेश्चन है, ये उत्तर आ जाएगा आपका B। अगली क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक बायोटिन का संगठक है, मतलब कंपोजिशन है। तो यहाँ पर आपको बताना है निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक बायोटिन का संगठक है। मतलब बायोटिन क्या है इसको पहले जानिए। ठीक है, ये बायोटिन कहना चाहिए एक विटामिन है। क्या है ये, विटामिन है। इनको कहना चाहिए बायोटिन को विटामिन B7 कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विटामिन B7। जैसे जनरली तौर पर हम लोग जब विटामिन B का अध्ययन करते हैं या रासायनिक नामों का अध्ययन देखते हैं या फिर ज़्यादा हम लोग अध्ययन करते हैं तो B7 को छोड़ देते हैं। जैसे कि क्या क्या देखते हैं हम लोग उसको पहले देखते हैं। जैसे जनरली तौर पर हम लोग अध्ययन करते हैं B1। ठीक है, ये कहना चाहिए क्या होते हैं, थायमिन होते हैं। इनकी कमी के कारण बेरी पोलीन्यूराइटिस या फिर कहना चाहिए वर्निक्स सिंड्रोम, कार्डियोवेस्कुलर एट्रोपी। उसके बाद कहना चाहिए हम लोग देखते हैं B2 राइबोफ्लेविन। इनकी कमी के कारण कहना चाहिए डर्मेटोसिस त्वचा का फटना, चिलोसिस या किलोसिस होंठों का फटना, ग्लोसाइटिस मतलब जीभों का फटना। क्लियर। उसके बाद हम लोग देखते हैं विटामिन B3। इनकी कमी के कारण बालों का पकना या फिर बालों का भूरा होना। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, विटामिन B5 निकोटिनिक
एसिड कहते हैं या फिर नियासिन कहते हैं। जो विटामिन B3 होती है उसको पेंटोथेनिक अम्ल कहते हैं। विटामिन B3 को पेंटोथेनिक अम्ल कहते हैं। विटामिन B5 को कहना चाहिए नियासिन या फिर निकोटिनिक एसिड कहा जाता है। इनकी कमी के कारण कहना चाहिए पेलाग्रा होता है। इनकी कमी के कारण त्वचा सूख जाती है, उसको क्या कहा जाता है? पेलाग्रा कहा जाता है। क्लियर? उसी प्रकार से कहना चाहिए विटामिन B6, इनको क्या कहते हैं हम लोग? पायरिडोक्सिन। इनकी कमी के कारण कहना चाहिए माइक्रोसाइटिक एनीमिया। माइक्रोसाइटिक एनीमिया। उसके बाद कहना चाहिए पायरिडोक्सिन के बाद होता है विटामिन B12, इनको बोलते हैं साइनेकोबालामिन। साइनेकोबालामिन मतलब इसमें कोबाल्ट पाए जाते हैं और इनकी कमी के कारण होता है मैक्रोसाइटिक एनीमिया, मतलब रक्त की बहुत ज़्यादा मात्रा में कमी। क्लियर? तो यहाँ पर देखें हम लोग विटामिन B7 को छोड़ दिए हैं। विटामिन B7 को छोड़ दिए हैं तो विटामिन B7 या फिर इसको विटामिन H भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको विटामिन H कहा जाता है। ये ठीक है, इसको आप विटामिन B7 कहिए या फिर विटामिन H भी इसको कह सकते हैं, बायोटिन को। क्लियर? और इस विटामिन B7 या फिर H में क्या पाई जाती है? सल्फर पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सल्फर। जब उनका सूत्र देखेंगे तो उसमें S पाया जाएगा। जैसे कुछ अमीनो एसिड होते हैं उसमें सल्फर पाए जाते हैं। मेथियोनिन और सिस्टीन, मेथियोनिन और सिस्टीन 2 अमीनो अम्ल होते हैं जिसमें क्या पाए जाते हैं? सल्फर पाए जाते हैं। उसी प्रकार से कहना चाहिए बायोटिन में क्या पाई जाती है? सल्फर पाई जाती है। क्लियर? अन्य विटामिनों में जनरली तौर पर सल्फर नहीं पाए जाते हैं, लेकिन ये माना जाता है जो विटामिन B1 होते हैं, विटामिन B1 होते हैं, इनमें भी कहना चाहिए सल्फर पाई जाती है और बायोटिन में कहना चाहिए सल्फर पाई जाती है। क्लियर? अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगली क्वेश्चन है निम्न में से किसकी मनुष्य के शरीर में न्यूनतम मात्रा में आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर देखने हैं जो हमारे शरीर में कम मात्रा में आवश्यकता होती है, मतलब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? माइक्रो एलिमेंट्स या फिर माइक्रो मिनरल्स कह सकते हैं। अभी आप लोग को कुछ समय पहले बताया था जो बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए उसको मैक्रो एलिमेंट्स, और जो कम मात्रा में चाहिए उसको माइनर या फिर माइक्रो एलिमेंट्स या फिर कहना चाहिए मिनरल्स कहा जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं हमारे शरीर में कहना चाहिए न्यूनतम मात्रा में, मतलब कम मात्रा में। यदि प्रचुरता में लिखते तब ज़्यादा मात्रा में। क्लियर? तो यहाँ पर ऑप्शन को देखते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन में कार्बन है, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। ये ऑक्सीजन है, क्योंकि जो CHONP, कैल्शियम, ये सब कहना चाहिए ज़्यादा मात्रा में आवश्यक होते हैं। ठीक है जी। तो पहले में कहना चाहिए कार्बन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो पहला ऑप्शन गलत है। सेकंड के अंतर्गत देखते हैं तो इनमें CHONP नहीं है, तो ये इनकी कहना चाहिए संभावना है बी का। सी का देखते हैं, देखिए इसमें हाइड्रोजन है, ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा। डी को देखते हैं, इसमें भी कहना चाहिए क्या है? ऑक्सीजन है, तो ये सब कहना चाहिए गलत है। तो उत्तर यहाँ पर क्या है? बी होगा। क्लियर? अगली क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में किसका उपयोग नहीं होता है? मानव शरीर में किसका उपयोग नहीं होता है? कैल्शियम का उपयोग बहुतायत में होता है, फास्फोरस का उपयोग भी बहुतायत में होता है, क्योंकि दोनों कहना चाहिए बोन और टीथ में पाए जाते हैं। जिंक भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। क्लियर? उसके बाद है बेरियम, उसके बाद है बेरियम, इसका परमाणु क्रमांक 56 होता है, 56 होता है। ठीक है जी। ये हमारे शरीर के लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं होते हैं। क्लियर? अगली क्वेश्चन देखते हैं। साधारण संचित प्रोटीन, साधारण संचित प्रोटीन जो गर्म करने पर स्कंदित हो जाती है, मतलब कोगुलेट हो जाती है, परंतु तनु साल्ट विलयन में घुलनशील होती है,
का सही उदाहरण देता है। तो यहाँ पर कहना चाहिए ग्लोब्युलिन, एल्ब्यूमिन, कोलेजन, हिस्टोन, ये कहना चाहिए। इसमें ABC कहना चाहिए, सब अमीनो एसिड है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है साधारण संचित प्रोटीन इनमें से कौन से हैं जो गर्म करने पर कोगुलेट हो जाती है और तनु विलयन में ये घुलनशील होती है। क्लियर? तो इसका उत्तर क्या है? एल्ब्यूमिन है। इसका उत्तर क्या है? एल्ब्यूमिन है। एल्ब्यूमिन कहना चाहिए अंडे में पाई जाती है। अंडे में कहना चाहिए जो पीले पदार्थ होती है वो क्या होती है? वो एल्ब्यूमिन होती है, वो एक प्रोटीन है। ठीक है, तो कहना चाहिए हम लोग अंडे तो सभी देखे हैं, जब अंडे को कहना चाहिए हम लोग तनु विलयन में मिलाते हैं। किस में मिलाते हैं? तनु विलयन में। जनरली तौर पर कहना चाहिए कोई भी तनु विलयन ले लेंगे और उसमें अंडे के एल्ब्यूमिन को हम लोग प्रविष्ट करा देंगे। तो ऐसे कहने चाहिए उसको हम लोग घोलने का कार्य करेंगे तब उसमें घुल जाती है, वो मतलब घुलनशील हो जाती है। लेकिन तावा में कहना चाहिए यदि उसको हम लोग हल्का सा गर्म करते हैं तो क्या हो जाती है? वो स्कंदित हो जाती है और वो कहना चाहिए एक अंडे का क्या बन जाती है? स्कंदित होकर आमलेट बन जाती है। क्लियर? तो उत्तर क्या है? ये एल्ब्यूमिन है। क्लियर? आगे है वसा घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन अभी आप लोग को मैं बताया था, उत्तर आ जाएगा C, विटामिन A, D, E, K, ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। क्लियर? अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगली क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से इनफर्टिलिटी होती है? इनफर्टिलिटी आपको बताना है। क्लियर? किस विटामिन की कमी के कारण इनफर्टिलिटी, ये बहुत ही कहने की सिंपल क्वेश्चन है। इसको हम लोग कहने चाहिए विटामिन वाले चैप्टर में कई बार इसको पढ़े हैं। तो उत्तर क्या है? विटामिन ई। विटामिन ई, ठीक है, इनकी कमी के कारण इनफर्टिलिटी होती है। और पेशियों में ऐंठन भी होती है। क्या होती है? पेशियों में ऐंठन, जिसको क्या कहा जाता है? मस्कुलर एट्रोफी। ठीक है, ये अधिकता में किस में पाई जाती है? अंकुरित होते हुए बीजों में पाई जाती है। ये माना जाता है जब किसी व्यक्ति में विटामिन ई की कमी हो गई और ये कहना चाहिए इनफर्टिलिटी हो गया, मतलब वंध्यता हो गया। वंध्यता मतलब किसी व्यक्ति में जब इनकी कमी हो जाती है तो उसमें कहना चाहिए सेक्स हार्मोन या फिर सेक्स करने की क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है या फिर नहीं रह जाती है, तब उनको क्या कहा जाता है? वंध्यता कहा जाता है। क्लियर? तो एक बार कहना चाहिए यदि कोई व्यक्ति इनफर्टिलिटी हो गए तो बाद में उसको विटामिन ई भी दिया जाएगा तो कहना चाहिए रिकवर नहीं हो पाती है। क्लियर? आगे क्वेश्चन है जंतु जो केवल पादप पदार्थों का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये भी कहना चाहिए बहुत ही सिंपल है। केवल पादप पदार्थों को उपयोग कर रहे हैं तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शाकाहारी बोलते हैं, हर्बीवोरस कहते हैं। क्लियर? अगली क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कहना चाहिए अनेक परीक्षा में आए हैं। एक मानव जो कि बेरी, रिकेट्स, स्कर्वी रोगों से पीड़ित है, जो क्रमशः किस विटामिन की आवश्यकता होगी? ये कहने की बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर देखते हैं बेरी, तो बेरी मतलब विटामिन B1 की कमी। क्लियर? रिकेट्स, ठीक है, तो ये हो गया आपका विटामिन D, रिकेट्स और ऑस्टियोमाल्सिया। और उसके बाद है स्कर्वी, और स्कर्वी मतलब विटामिन C। क्लियर? अगली क्वेश्चन देखते हैं राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन कहना चाहिए विटामिन B2 होते हैं। तो राइबोफ्लेविन संबंधित है तो कहना चाहिए राइबोफ्लेविन त्वचा के एपिथेलियम सेल्स के रख रखाव से। ठीक है, उत्तर क्या है? A। ये जो विटामिन B1 होते हैं, सॉरी विटामिन B2, राइबोफ्लेविन, ठीक है, इनकी कमी के कारण जनरली तौर पर 3 डिसीज़ होते हैं। तीनों को याद रख लेंगे। त्वचा का फटना, जिसे डर्मेटोसिस कहेंगे। त्वचा का फटना जिसे क्या बोलेंगे? डर्मेटोसिस। दूसरा होता है होंठों का फटना, इनको कहना चाहिए
किलोसिस, क्या कहेंगे, किलोसिस, या फिर इसको चिलोसिस। ठीक है, किलोसिस या चिलोसिस दोनों लिखा रहता है अलग अलग पुस्तक में, किसी में किलोसिस किसी में चिलोसिस। और एक होता है ग्लोसाइटिस, एक होता है ग्लोसाइटिस मतलब जीभों का फटना। डर्मेटोसिस, किलोसिस और ग्लोसाइटिस। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। अब विटामिन B3 की कमी के कारण बालों का पकना। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा पोषक पदार्थ जो पादपों के लिए आवश्यक नहीं है। अपवाद स्वरूप एक फैबेसी, ये पौधे के कुल का नाम है। ऐसा पोषक पदार्थ जो पादपों के लिए आवश्यक नहीं है तथा इनकी कमी से व्यक्ति को एनीमिया हो जाता है। साथ ही यह विटामिन B12 का समकलित अंग है। तो आप यहाँ पर इसको देखिए, विटामिन B2। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है साइनेकोबालामिन। साइनेकोबालामिन, और कोबालामिन कोबाल्ट से बना हुआ है, कोबाल्ट, जिनका कहना चाहिए परमाणु क्रमांक कितना होता है? 27 होता है। क्लियर। तो विटामिन B2 है जिसमें विटामिन B12 है, साइनेकोबालामिन, इनमें कहना चाहिए कोबालामिन मतलब कोबाल्ट क्या होती है? प्रेजेंट होती है। और ये जो कोबाल्ट होते हैं ये पादपों के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन जब व्यक्ति में इनकी कमी हो जाती है कोबाल्ट या फिर विटामिन B12 की, तो यहाँ पर कौन सा रोग हो जाती है? एनीमिया। क्योंकि विटामिन B6 है और B12 है। विटामिन B12 और B6, जो विटामिन कहना चाहिए B6 है और एक होता है B12 है। विटामिन B6 की कमी के कारण कहना चाहिए माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है। क्या होता है? माइक्रोसाइटिक एनीमिया, मतलब रक्त की तो कमी है लेकिन ज़्यादा मात्रा में कमी नहीं है। और ये होता है विटामिन B12, इनकी कमी के कारण होता है मैक्रोसाइटिक एनीमिया, मतलब रक्त की ज़्यादा मात्रा में कमी। ठीक है जी। तो ये हो जाएगा कोबाल्ट, इनकी कमी के कारण एनीमिया हो जाती है। क्लियर। अगली क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी कहना चाहिए अनेक परीक्षा में आए हुए दिखाई दे रहा है। बच्चों में रिकेट्स तथा वयस्क में ऑस्टियोमाल्सिया किसकी कमी से होता है? ठीक है, तो ये तो कहना चाहिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? अर्गो कैल्सीफेरॉल या फिर कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों में रिकेट्स, बच्चों में विटामिन डी की कमी के कारण जो उनके जो बोन होती हैं वो कमज़ोर हो जाती है, जिससे विकलांग होने की संभावना बढ़ जाती है। वयस्कों में कहना चाहिए ऑस्टियोमेलेसिया या फिर इसको माल्सिया भी कहा जाता है। विशेष रूप से कहना चाहिए ये ढलती उम्र में कहना चाहिए फीमेल में होती है, जिसमें रीढ़ की हड्डी क्या हो जाती है? झुक जाती है। क्लियर। आगे का क्वेश्चन हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। ठीक है जी। इसके बाद कहना चाहिए एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो बनाएंगे और उसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो इसको केवल यहीं पर अभी समाप्त करते हैं। ठीक है, ओके।